एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन उस राजनीतिक रैली के भी कई रंग हैं। कहीं पे लोग हैं जो 500 रुपए में उस रैली में आए हुए हैं, कई लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि नेता हमारा फला रिश्तेदार है, इसको हम इसलिए बनाएंगे, ये हमारे गांव का, हम इसको इसलिए बनाएंगे, ये हमारी जाति का है इसलिए हम इसको बनाएंगे, ये हमारे गोत्र का है सॉरी तो हम इसको बनाएंगे। तो ये आप ये देखिए ना कि एक रैली में जो आपको सिर्फ एक रैली दिख रही है एक नेता की, उस रैली में जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो कितने सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कितनी सारी स्टोरीज हैं जो आती हैं। वो अलग बात है कि आपका असाइनमेंट क्या चलाना चाहता है, वो आपके असाइनमेंट पे डिपेंड करता है, आपका चैनल किस। जब हम खबरों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, हमारे साथ बीच से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और वो हमें पूरी जानकारी देते हैं, और वो जो एक हमारे भीतर उस वक्त जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, समझने की, वो जिस तरह से हमारे बीट का रिपोर्टर, ग्राउंड का रिपोर्टर प्रेजेंट करता है तो हम बड़े बेफिक्र हो जाते हैं एंकर्स। हमें लगता है आधे घंटे तो स्क्रीन पे अब हम सिर्फ ज्ञान सुनेंगे, वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो ग्राउंड से जो रियलिटीज, जो फैक्ट्स आता है, जो एक्यूरेसी आती है, वो निश्चित तौर पर आपके स्क्रीन को भी बेहतर बनाती है, आपको भी एज अ पर्सन बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलता है जब आप किसी वाकया को अपने सामने होते हुए देख रहे होते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आप बेहतर समझ सकते हैं कि जब आप एक स्टूडियो में बैठा न्यूज़ एंकर ये महसूस करना चाहता है कि वो काश ग्राउंड पर होता। कुछ चीज़ें मैंने ग्राउंड पर जाकर कवर भी की, तो वो मेरे लिए भी एक एक्साइटमेंट का विषय था। मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए आई हैव कवर्ड अयोध्या दीपोत्सव। यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं उस पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए अलग हो सकती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अलग चश्मे से देखता है। तो मेरा काम था, आई वॉज एन एंकर एंड मुझे जाना था और मैंने कवर किया। मेरे भीतर अयोध्या दीपोत्सव जिस वक्त चल रहा था तो मैंने देखा कि बड़ा रंगीन दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है, बड़ा शानदार विजुअल्स आ रहे हैं। मैं खुद भी उसको उसी रंग में डूबी हुई थी। बट उसके बाद जो नेक्स्ट डे मैंने देखा कि जो दियों में तेल बचा हुआ था, उस तेल को लेकर जब गरीब बच्चे जा रहे थे, उनके हाथों में तेल की, हमारे हरियाणा में डोली बोलते हैं, वो थी, और वो बच्चे जब वहां से गुजर रहे थे तो एक्चुअली आई वाज फीलिंग टीयर्स इन माय आईज। आई थॉट दिस इज द स्टोरी, दिस शुड बी डन, इन लोगों के लिए किया जाना चाहिए। खबर तो ये थी, अयोध्या में खबर तो यही थी जो मुझे कवर करनी थी, और मैं जो कवर करके आ रही हूँ वो रंग तो वो खूबसूरत दुनिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही रहा है ना, कितने दिए जले और कितनी लंबी कतारें थी। उसके बाद उन दियों का क्या हुआ, उन दियों को क्या ट्रीटमेंट दिया गया, गरीब बच्चों के घरों में खाने को तेल नहीं है और वो बच्चे जो है वो उस तेल को इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में, अपने रसोई में। ये इस देश की विडंबना है। एज अ रिपोर्टर आई हैव फेल्ट कि दिस शुड बी। वो मेरे भीतर एक आग थी, या कहीं एक टीस थी, एक दर्द था, जिसने मुझे द चबूतरा एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरे मन में एक उसी आग ने एक, मैं कहूँ कि एक प्लेटफॉर्म का उससे जन्म हुआ। द चबूतरा ने मुझे मौका दिया कि मैं पिछले इलेक्शन में लोगों के बीच पहुंची, मैंने ग्राउंड पे वो पीड़ा देखी, मैंने वो स्टोरीज भी कवर की, मैंने पॉलिटिकल एंगल से भी किया, कुछ चीज़ें इमोशनल भी रही, हालांकि वो चली नहीं, क्योंकि लोगों को समस्याएं देखने में आनंद कम आता है और बहस देखने में आनंद ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो चीज़ें, मेरा तो मन संतुष्ट हुआ, मैं तो चैन से सो पाई कि मैंने कुछ बेहतर किया, या मैं ग्राउंड पे जाके कुछ अच्छा करके लेके आई, कुछ स्टोरी अच्छी जो मेरे जहन के बहुत करीब हैं, मैंने उनको पढ़ा या मैंने उनको समझा, उन समझने का मुझे मौका द चबूतरा ने दिया। तो इस तरह से द चबूतरा का जन्म हुआ, और एक जो मेरे भीतर दर्द था, उस दर्द ने एक मकाम लिया और उस मकाम के जरिए एक नींव रखी गई। अब उस पर इमारत कितनी अच्छी होगी, कितनी बेहतर होगी, ये समय बताएगा, लेकिन हमने उसको कम से कम एक ओरिजिन दिया, और उसी ओरिजिन से, ग्राउंड से, रिपोर्ट से आपकी खबर निकलती है, जिस खबर को ग्राउंड से पहुंचते पहुंचते टीवी की दुनिया तक आते आते उसका स्वरूप कई मायनों में बदल चुका होता है। ग्राउंड पे खबर कुछ और होती है, और अब जब आप उसको टीवी के ट्रीटमेंट के साथ देखते हैं तो वो खबर कुछ और होती है। तो ये एक चैलेंज भी है जिसपे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग टॉपिक है, तो मैं इसी पर रहूँगी कि क्या इम्पोर्टेंस है। निश्चित तौर पर जिस ऑथेंटिसिटी, जिस विश्वसनीयता के
क्राइसिस से इस वक्त हम जूझ रहे हैं, वो जो एक क्राइसिस है उसको भी आप कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग से कवर कर सकते हैं। जब आप सच दिखाते हैं, जब आप फैक्ट्स दिखाते हैं, निश्चित तौर पर लोगों का आपके भीतर यकीन पैदा होता है और वो यकीन आपको एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट बेहतर बनाता है। आपके भीतर एक विश्वसनीयता लाता है कि आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअल क्या पिक्चर है जो समाज में घटित हो रही है और आप उसको किस चश्मे से देख रहे हैं। सबका अपना देखने का एक नज़रिया। मैं थोड़ा सा, मेरी इमोशनल अप्रोच ज़्यादा रहती है। कह सकते हैं कि टीवी मीडिया में रहकर बहुत संवेदनहीनता के दौर से गुजरते हुए अगर भीतर संवेदनाएं रहती हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मेरा जो ह्यूमनिस्टिक एंगल है वो मेरी स्टोरीज में कहीं ना कहीं झलकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ समस्याओं को, कुछ टीयर्स को, जो कि आंसू, तकलीफ, दर्द जो कहीं ना कहीं मीडिया से गायब हो गया है, उसको आप लेकर आएँ, उसको आप दिखा पाएँ। तो वो उस इम्पोर्टेंस को आप बेहतर समझ सकते हैं कि इतने सारे एंगल्स को जब कोई चीज़ कवर करती है तो वो एज अ ग्राउंड रिपोर्ट आप उसको किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। बहुत सारे लेगेसी ब्रांड्स हैं हमारे पास टीवी में। अभी सर ने भी बहुत लंबी फेहरिस्त गिनवाई और मैं तो बहुत अदनी सी एक एंकर हूँ। बहुत से एक्सपर्ट यहाँ पर बोल कर गए हैं, मेरी समझ में मैं नहीं मानती कि इतनी विकसित है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक लेगेसी है ब्रांड्स की जो कहते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो आज के समय में ये कहते हैं कि हम खबरें दिखाते हैं, हम देश की आवाज़ हैं, सबकी अपनी टैगलाइंस हैं। लेकिन इसी बीच जनता की आवाज़ को उठाया जाना, जनता की आवाज़ को लोगों के पब्लिक डोमेन में लेकर आना, ये अभी भी बाकी है। और ग्राउंड रिपोर्ट मुझे लगता है उस चीज़ का काम करती है, उस ऑथेंटिसिटी को बढ़ाती है, उस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है जिससे मीडिया इस वक्त जूझ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है मीडिया के लिए। मुझसे पहले भी मंच पर इस बात का जिक्र हो सकता है। और कोई भी ज़हीन आदमी जो संवेदनशील तरीके से सोचता है, जो देश को एक अलग इंटेलेक्चुअल नजरिए से देखता है, जिसकी बौद्धिक क्षमता दूसरों से अलग है, वो निश्चित तौर पर ये महसूस कर सकता है कि देश इस वक्त बहुत ही क्राइसिस में है। मीडिया जो है इस वक्त बहुत क्राइसिस में है और इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप अगर एंकर टीवी पे कुछ बोल रहा है तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। ये पहले नहीं था। ये अभी का एक, मैं कहूँगी कि धीरे धीरे मैं इसकी एक विकास यात्रा को देख पा रही हूँ एज एन एंकर भी, कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है और होता चला जा रहा है। तो हाशिए पर है टीवी मीडिया इस वक्त। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 8 साल मैंने टीवी मीडिया को दिए हैं, मैंने अपने जैसा काम किया है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि टीवी मीडिया इस वक्त हाशिए पर है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस को आप उन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि जो कुछ आजकल मिसिंग है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको वो चीज़ दे सकती है आपको। और बेहतर मीडिया आपके सामने एक प्रस्तुत करने का काम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर सकती है। ऑल्दो देयर आर लॉट मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी जानकारी जो अकेडमिया से जुड़ी होती है। मान लीजिए आप कोई कन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक स्टोरी करके आई हूँ जो अभी आई नहीं है, अभी एडिट सिस्टम पर ही है। वो एक कास्ट कन्फ्लिक्ट था बेसिकली। एंड जब आप किसी कास्ट कन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं, मुझे लगता है कि उस कास्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, कास्ट को आप कितना समझते हैं, कास्ट डिस्कोर्स पे आपने कितना काम किया है। मुझे लगता है वही चीज़ है जो आपकी उस रिपोर्ट को बेहतर बना सकती है। 2 गांवों के बीच कास्ट को लेकर झगड़ा है, हम कहेंगे कि नहीं नहीं, अरे आज के समय में सब नॉर्मल है, बट सब नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी उस चीज़ को जी रहे हैं और सदियों पहले भी उन्होंने उस चीज़ को जिया है। अब आप उसको किस तरीके से पेपर पर लाते हैं, किस तरीके से आप उस स्टोरी को ट्रीटमेंट देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट का जो एक मोटो होना चाहिए वो फैक्ट्स डिलीवर करना होना चाहिए। आपको ये हक नहीं है कि आपको उस पर जजमेंट देनी है कि क्या हुआ था। 2 गांवों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स हीरो है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स विलेन है। अब हम उसको ना हीरो बता रहे हैं ना हम विलेन बता रहे हैं, लेकिन उस दौर में हुआ क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने लोगों की जान चली गई, क्या हुआ था उस दौर में, ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
ये फैक्ट्स जब आप डिलीवर करते हैं तो वो आप लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो उस पर अपना क्या डिसीजन लेते हैं। आप कोई डिसीजन मेकर नहीं हैं, क्योंकि ये काम मैंने एंकर रहते हुए बहुत करीब से महसूस किया है कि एंकर एक जज बनकर कुर्सी पर बैठता है और वो अपना डिसीजन सुना देता है। डिबेट होती रहती है, बड़ा हास्यास्पद होता है, कई बार गिलास टूट जाते हैं, कप टूट जाते हैं, माइक टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाता है, लेकिन उस बीच जो है एंकर एक जुडिशियल पावर होता है एंकर के पास, और वो अपना जो है जजमेंट देकर चला जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जब ग्राउंड पर होते हैं तो ट्राई टू कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम देयर, यू नॉट जज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर एक बहुत ही महीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूँगी कि जिस दिशा में मीडिया इस वक्त जा रहा है, जिस दिशा में मीडिया जाएगा, लोगों की सोच भी वही बनती चली जाएगी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री किसी भाषण में झूठे तथ्य देता है, मुझे लगता है कि वहाँ रैली में आई भीड़ वो झूठे तथ्य अपने घर लेकर जाती है और वो झूठ फैलता है। उस झूठ को वो लोग एक दूसरे के सामने मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से वो झूठ, वो भ्रम फैलता चला जाता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब कोई चीज़ को कवर कर रहे हैं तो आप उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है, और उससे कोई सोशल जो फैब्रिक हमारा बना हुआ है उससे कोई उस पर कोई हार्म ना हो, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एक चलने वाली चीज़ होती है। एक्यूरेट जानकारी आपको समझ आती है, एक क्लियर पिक्चर दिखाई देती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति जो है आप यहाँ से सिर्फ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक मौन की भी भाषा होती है, जो मौन होता है ना उसकी भी एक भाषा होती है, और वो मौन आपको ग्राउंड पे बहुत बेहतर समझ में आता है। बहुत सारी महिलाएं, मैं अब ग्राउंड पे गई, बहुत सारी महिलाएं कुछ नहीं बोली लेकिन वो बहुत कुछ बोली, बहुत से लोग कुछ नहीं बोले लेकिन वो बहुत कुछ बोले। जो मौन की भाषा होती है, जो आईज से आपके एक एक्सप्रेशन आता है, जो एक जबान बंद है बट आप जबरदस्त एक्सप्रेशन है, उससे जो आता है ना, वो आप ग्राउंड पे जाके बेहतर समझ सकते हैं। मैं पॉलिटिकल कवरेज पे थी, मैंने देखा एक औरत ने कहा कि, मैंने कहा अम्मा आप वोट देती हैं? बोली हाँ बेटी, गांव राम जीत का होगा वोट दे देंगे। हरियाणा में, हरियाणा से महिला थी, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मैंने कहा भाई वोट देती? बोली बेटी जड़ा गांव राम का होगा हम वोट दे देंगे। आप ये देखिए कि महिला का वोट एक अलग मसला है, वोट देना एक अलग मसला है, महिला किस फैक्टर को देखकर वोट देती है ये एक अलग मसला है। और ये सारी चीजें आपने एक सवाल से समझी, एक जवाब से पकड़ी कि नहीं पकड़ी, कि जित गांव राम का वैगाम वोट दे देंगे। महिला की आइडियोलॉजी कहाँ है, महिला का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, महिला का पार्टिसिपेशन कहाँ है, महिला क्या चाहती है? गांव राम आज भी इतने सालों बाद भी आपके पास इतना बड़ा मताधिकार का एक अधिकार है आपके पास, और आप गांव राम जिसका लगा वहां वोट दे देंगे। तो ये इसको आप कहाँ समझेंगे? ग्राउंड पे उस महिला के चेहरे पर एक बेचारगी थी, अनभिज्ञता थी, वो अनजान थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके पास कितना बड़ा अधिकार है, वो राज पलट सकती है। मैं टीवी को और सरकार को लेके हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप अपने वोट से सरकार बदल सकते हैं, राज बदल सकते हैं, तो आप रिमोट से टीवी भी बदल सकते हैं। तो आपके पास कितनी बड़ी पावर है आपको पता भी है, लेकिन उस महिला को उस बात की जानकारी नहीं। वो उसके एक्सप्रेशन में थी, वो अनभिज्ञता, वो अनजान थी उस चीज से कि उसके पास कितना बड़ा राइट है। तो वो चीज आप ग्राउंड पे बेहतर समझ पाते हैं। मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, मैं यहाँ बैठ के अगर टीवी पे बैठी हूँ और मेरे साथ कोई नाम की महिला जुड़ गई, तो मैं उसके एक्सप्रेशन को वैसे रीड नहीं कर पाऊंगी जो मैंने आमने सामने से उस चीज को समझा। एक अम्मा कीचड़ से सने घर में रहती है, वहाँ उस महिला के पास पलंग रखने तक की जगह नहीं है, और मैंने वहाँ जिक्र भी किया इस बात का कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके घरों में अच्छे सुंदर गार्डन होते हैं, वो वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन वो महिला जिस जगह पर रह रही थी वहाँ इतनी गंदगी थी जिसकी कोई हद नहीं। उस महिला को वोट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके वहाँ विकास जो नहीं हो रहा है उसे ये भी नहीं पता था कि इस विकास की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन ये चीजें करवा सकता है। वो अनजान थी उस बात से कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकती है। और मैंने जब उस घर की सिचुएशन दिखाई, कंडीशन दिखाई, तो उसके बाद उस
औरत के चेहरे पे एक शून्य था, उसको मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, शी वॉज जस्ट सेइंग कि लोग आते हैं दिखा के चले जाते हैं, क्या होता है इन सब चीज़ों से। वो बेचारगी उस महिला का वो इमोशन जिसमें उसको बहुत कुछ हुए जाने की उम्मीद है, लेकिन कुछ नहीं होगा इस बात की उम्मीद ज़्यादा है। तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ग्राउंड पे आपके पास जब दिखता है आपको, तो ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं। ये एक्यूरेट पिक्चर, जो क्लियर पिक्चर आप समझने की कोशिश करते हो, वो आपको ग्राउंड पे समझ में आती है। सही समय पर आप सही जानकारी दे सकते हैं। आप ग्राउंड पे पहुंचेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें तुरंत अपने सामने होते हुए दिखेंगी और आप उसमें उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे, रिमोट एरियाज में आप कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है और मोबाइल आज सबसे बड़ा जर्नलिस्ट हो चुका है। सबके पास वीडियोस बनाने का कैमरा है, वो तुरंत जो एक तरीके से एक फ्लोटिंग होती है ना वीडियोस की, इमेजेस की, उसमें आप हाउ टू ट्रस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन, दिस इज द बिग क्राइसिस। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कैसे जज करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी चीज एक्यूरेट है। ये वीडियो सबसे पहले दिखाने के चक्कर में कितने सारे टीवी मीडिया गलत विजुअल्स दिखाते हैं, कितने सारे प्रिंट पे तो हालांकि मुझे नो डाउट ज़्यादा भरोसा है। मैं टीवी के कंपैरिजन में मुझे आज भी लगता है कि प्रिंट जो है वो अपना ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर रहा है। आपको अगर तथ्य की उम्मीद है तो आपको टीवी से ज़्यादा प्रिंट उसमें मदद करेगा। तो आप देखिए ना कितना बड़ा क्राइसिस है कि एकदम से आपके पास इतनी सारी इमेजेस वीडियोस आ गई। क्राइसिस नहीं कहूँगी, अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि तुरंत मिल गई, लेकिन हाउ टू ट्रस्ट, उस पर आप भरोसा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने दिखाई ये तस्वीर, सबसे मैंने भी किया है, मैं भी टीवी एंकर नहीं हूँ, मैंने भी बोला है ये चीज़ कि सबसे पहले देखिए, आप इस स्क्रीन पे देखिए ये तस्वीरें। आई एम लिटरली सेइंग कि इज दिस ट्रू और नॉट, आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि ये तथ्यात्मक चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, बट टीवी इस बात का दावा कर रहा है कि वो सबसे पहले दिखा रहा है। तो वो सबसे पहले दिखाने के चक्कर में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कई बार आपको लगता है कि बहुत सारी पुरानी वीडियोस जो हैं वो फिर से घूम फिर के आप तक आ जाती हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो उस दौरान की वीडियो थी, ये इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई वीडियो थी ही नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना फैक्ट चेक करके कोई बात जब कहते हैं तो दिस इज वेरी नीड ऑफ द आवर। एक्यूरेसी आती है, फेक डेवलप होता है क्योंकि सटीक जानकारी आपको ग्राउंड देता है। ऑब्जेक्टिव है, जो एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी टेस्टिंग जो होती है, मुझे लगता है वो आप ग्राउंड पे ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चीज़ें आपके सामने पल पल बदल रही होती हैं और वो कई बार इतनी तेज़ी से बदलती हैं। एक इंसान अगर मान लीजिए मुझे कोई कश्मीर में असाइनमेंट मिला है, मैं कश्मीर तक पहुंचूंगी तो उस असाइनमेंट की तस्वीर बदल चुकी हो, वो तस्वीरें वो नहीं होंगी जो मैं जब घर से निकल रही हूँ तो वो तस्वीर दिख रही है मुझे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, अब जब आप प्राइमरी सोर्स होते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी होती है। अब अगर मैंने कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा चूज कर लिया, कास्ट कन्फ्लिक्ट पे अभी मैं एक स्टोरी करके आई, मुझे नेट पे बहुत कुछ नहीं मिला उसके रिगार्डिंग, गूगल पे मुझे बहुत जानकारी नहीं मिली, तो आई वॉज एक्साइटेड टू डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका प्राइमरी सोर्स हूँ। बट उस प्राइमरी सोर्स के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, आपको पता भी है कि कल को अगर कोई इस चीज़ को ओपन करता है तो मैं ही सबसे पहले दिखूंगी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मुझ पे ही उंगली उठाएंगे कि आपने ये तथ्य यहाँ गलत दे दिया, ये चीज़ आपने यहाँ गलत बता दी। तो जो एक जहन में, दिमाग में एक तस्वीर चलती है ना, एक साथ साथ जो प्रश्नों का एक अंबार चलता है, वो आपको समझने की जरूरत है कि वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं, लेकिन आप जहन में ये जरूर रखिए कि आप उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप उसका प्राइमरी सोर्स भी हो सकते हैं। और जब आप प्राइमरी सोर्स होते हैं तो एक्साइटमेंट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही की बात भी है। अगर आप कुछ भी गलत बोलते हैं तो ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कल को नुकसानदायक भी हो सकती है। बुद्धिज्म में भी कॉन्सेप्ट है कि सीइंग थिंग्स एज दे आर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड रिपोर्टर को समझना चाहिए कि चीजें जैसी घट रही हैं, जैसे दिख रही हैं, वही वास्तव में चीजें हैं। मंटो ने भी कहा है ना कि अगर समाज नंगा है तो मुझे उसको नंगा कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अगर नंगाई है कहीं और गलत हो रहा है, कहीं कोई प्रताड़ित हो रहा है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं चीजें गलत हैं, तो आपको अगर वो दिख रही है गलत होते हुए तो उन पर विश्वास कीजिए, उस
उसके लिए यू नीड नॉट एनी काइंड ऑफ परमिशन टू आस्क एनीबडी दैट आई शुड डू दिस, आई शुड कवर दिस स्टोरी और नॉट। मुझे ऐसा लगता है आपको इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि आपके सामने वो चीज़ घट रही है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे ऐसा लगता है दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। जो पत्रकारिता में खोया हुआ विश्वास है वो कहीं ना कहीं लौट कर आता है उसके जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, और उसको रिगेन करने की कोशिश होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है किसी भी विषय को लेकर, चीज़ों को आप बेहतर समझते हैं, आप सोर्सेज तलाशते हैं, क्योंकि जब आप एक नई स्टोरी करने के लिए जाते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, 4 किताबें देखेंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कोई पुराने न्यूज़पेपर खंगालेंगे। उससे आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी आपके असाइनमेंट के प्रति, मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रांग होती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को आपको एक समझने का एक जो मल्टी डायमेंशन होता है ना, वो समझ में आता है। आप गए हो एक ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन उस राजनीतिक रैली के भी कई रंग हैं। कहीं पे लोग हैं जो 500 रुपए में उस रैली में आए हुए हैं, कई लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि नेता हमारा फला रिश्तेदार है, इसको हम इसलिए बनाएंगे, ये हमारे गांव का, हम इसको इसलिए बनाएंगे, ये हमारी जाति का है इसलिए हम इसको बनाएंगे, ये हमारे गोत्र का है सॉरी तो हम इसको बनाएंगे। तो ये आप ये देखिए ना कि एक रैली में जो आपको सिर्फ एक रैली दिख रही है एक नेता की, उस रैली में जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो कितने सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कितनी सारी स्टोरीज हैं जो आती हैं। वो अलग बात है कि आपका असाइनमेंट क्या चलाना चाहता है, वो आपके असाइनमेंट पे डिपेंड करता है। आपका चैनल किस आइडियोलॉजी का है वो उसी तरीके से उसको ग्रैब कर लेता है, और जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ इस तरीके से मेरे हिस्से में फिट आ रही है, तो वो उसको उसी हिस्से में चलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड जो है वो आपको बेटर बनाता है बहुत सारी चीज़ों में। एक चीज़ को सोचने के जो अनेकानेक तरीके हैं वो आपको ग्राउंड से निकल कर आते हैं। इलेक्शन कवरेज का मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि किस तरीके से एक सूचना अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपके सामने आती है, और आप चीज़ों को, जो चीज़ें अनसेड हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, जो अंडर कवर हैं, आप उसको समझ पाते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिपोर्ट में, क्योंकि आप उसको होते हुए, घटित होते हुए अपनी आइज़ के सामने देख रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस पर सोचने लगी और मैं एज अ जर्नलिस्ट जब ग्राउंड पे गई तो अथाह चैलेंजेस हैं, जेंडर के अपने चैलेंजेस हैं। लड़की हूँ मैं, सबसे पहले मैं उसी पे बात करूँगी। जब मैं ग्राउंड पे गई तो वो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल थी। कहीं वोटिंग हो रही है, कहीं बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, 4 लोग, कि भाई आप मैडम यहाँ चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं, हम आपको फलां से मिलवाते हैं। सपोर्टिव लोग भी ग्राउंड पे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। वो मेल फीमेल में मैं उस चीज़ को नहीं बांटूंगी, क्योंकि जेंडर की का एक अलग डिस्कोर्स है, उस पर कभी अलग चर्चा होगी, क्योंकि वो एक मुझे लगता है बहुत डीप विषय है जिस पर बात की जानी चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा जेंडर को ना लेकर मैं चाहूँगी कि हम एक ऐसे कैनवास में चीज़ों को देखें जो एक तरीके से दोनों ही मेल फीमेल के लिए सिमिलर दिखती हैं। तो दिस इज़ द चैलेंज कि आप जब जा रहे हैं ट्रू फैक्ट्स को कवर करने के लिए, और वहाँ आपको 4 लोग बिकाऊ पत्रकार भी कह सकते हैं। आप रैंडम यूनिट उठा रहे हैं, मेरे पास मेल्स आई, मेरा तो 2 महीने पुराना प्लेटफॉर्म है, कोई बहुत ज़्यादा रीच नहीं है अभी, बट स्टिल मैं कहूँगी कि उस जगह पर भी लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि ये बिकाऊ पत्रकार है, ये पैसे देकर पत्रकारिता कर रही है। मैं जब भिवानी के एक गांव का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, तो शाम में मैं थी, एंड तो शाम वॉज चौधरी बंसीलाल का एरिया है, अपने आप में राजनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट इलाका है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे कुछ लोग दिखे वहाँ। माई फादर वॉज विद मी, बिकॉज मेरे पिता ने मतलब 20 साल तक पत्रकारिता की है, तो उनका एक पत्रकारिता का अनुभव है, मुझे हर जगह काम आता रहता है। तो कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों पर जहाँ मुझे लगता है मेरी समझ को और बेहतर होने की ज़रूरत है, मैं अपने पिता को अपने साथ ले जाती हूँ, अगर छुट्टी होती है तो वो चले जाते हैं। तो हम लोग भिवानी के तोशाम इलाके में थे, और वहाँ मैंने देखा कि हमें एंटर करते ही कुछ लोग मिले, हमें नहीं पता था वो किस पार्टी के हैं, कौन लोग हैं। उन्होंने अपनी ओपिनियन देना शुरू किया, हमने कैमरा ऑन किया और हमने उनकी ओपिनियन अपने कैमरा में रिकॉर्ड की। उसके बाद उन लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया। हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वो लोग हमें फॉलो कर रहे थे। 4 लोग बैठ के अगर अपनी बात कह रहे हैं, वो भी अपनी बात बीच में कह रहे थे। हम उन लोगों को नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, बट
लोग नीचे लिख रहे हैं 4 मिनट 5 सेकंड पर फिक्स्ड है 5 मिनट 15 सेकंड पे फिक्स्ड है। Me and my father was not able to understand what's going on. We don't know these people. हमें तो पता ही नहीं कौन है, लेकिन लोगों का अपना चश्मा है। आपको उस नजरिए से भी देख सकते हैं कि ये तो यहाँ एक फला आदमी को कवर करने के लिए आए थे, फला आदमी के ने पैसा दिया होगा और ये लोग उसको कवर करने के लिए आए। तो आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह कभी भी लग सकता है कि आप बायस्ड हैं, आप और बायस्ड की परिभाषा अपनी अपनी है, बहुत अच्छी परिभाषा सर ने अभी दी है और बायस्ड होना चाहिए, सबको होना चाहिए अपने नजरिए से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नेगेटिविटी जो है वो एक व्यूअर की आपके पास आती है जब आप ग्राउंड पे होते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बहुत कमजोर हो गया है। अब आज के समय में अगर आप जाते हैं ग्राउंड पे तो पहले लोग आपके प्लेटफॉर्म को पूरा उसका रिसर्च करेंगे कि आप क्या दिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप फला आदमी के लोग तो नहीं है, आप फला पार्टी से तो नहीं है, क्योंकि सर ने भी जैसे कहा कि व्यूअर बहुत स्मार्ट है आपका, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों पे रिसर्च करके फिर आपको अपना रिएक्शन देगा। और अगर उसमें आप बानगिरी देख सकते हैं, किसान आंदोलन में कितने सारे एंकर्स को वापस भेज दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जंतर मंतर पे अभी खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, वहां पर एक पर्टिकुलर मीडिया की एंट्री नहीं थी क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारे हक की बात नहीं करते, ये हमारे जैसी बात नहीं करते, या हमारा इनका आइडियोलॉजी डिफरेंस बहुत जबरदस्त है। तो ये आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि दिस इज द बिग चैलेंज। जो आप जाते हैं तो आपको उस नजरिए से देखें, कोई आपको अपनी ओपिनियन जो है वो एक्यूरेट तरीके से दे या नहीं दे, ये उस पर निर्भर करता है। एक जो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो व्यूअर है वो इतना इन्फॉर्म्ड है कि नहीं जिससे आप जानकारी ले रहे हैं। आप इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता है कि क्या हुआ था, आप उसकी ओपिनियन तो ले रहे हैं इतने सालों के बाद, लेकिन क्या वो उस वाकया को बेहतर समझता है, क्या वो उस वक्त की चीजों को आज से रिलेट कर पाता है, क्या उसके पास वो स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या उसके पास वो डीप अंडरस्टैंडिंग है कि वो आप जो पूछना चाह रहे हैं क्या वो आपको वो जवाब दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आप किसी के सामने माइक लगाकर जब आप पूछना शुरू करेंगे तो क्या वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी आपको खुद से समझना होगा। उसके बारे में आंकड़े और रिसर्च जो है वो आपको निकालना होगा, क्योंकि सालों पहले हुई किसी घटना को, 30-40 साल पहले हुई किसी घटना को, मुझे नहीं लगता कि उस दौर के जो लोग होते हैं वो तो बेहतर बता पाते हैं, लेकिन उसके बाद तक साल दर साल उसकी तस्वीर बदलती चली जाती है। और जब आप उस घटना को रिपोर्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट कितनी फिर फैक्चुअल होती है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने कितने जर्नल्स को कोट किया है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना आपने अपनी ग्राउंड पे अंडरस्टैंडिंग को मजबूत किया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक बड़ा चैलेंज भी है कि क्या वो इन्फॉर्म्ड पीपल हैं जिनसे आप ये उम्मीद कर सकें कि वो आपको बेहतर जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे। और ग्राउंड पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो लोगों के पास एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, लेकिन अकेडमिया इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो अपनी बात को उस तरीके से इलेबोरेट भी कर पाए, क्योंकि आप निश्चित तौर पर उस घटना के बारे में जानते हैं, कोई महिला रो पड़ेगी, उसके पति ने उस पर अत्याचार किया, सो कॉल्ड जो भी मुद्दा जो आप उठाएं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का हो सकता है, किसी भी कंफ्लिक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वो महिला रो देगी, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो रोने तक महदूद हो सकता है, लेकिन क्या वो उस अपने बारे में उस तरीके से आपको इन्फॉर्म कर सकती है, क्या उसको अपने हकूक पता है कि उसको लॉ ने कितना क्या दिया है, लॉ में कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है, या को वो कितना अंडरस्टैंड करती है। एक महिला जो है वो दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही है, बट शी वांट कि उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो, वो बेटी पैरों पर बेशक खड़ी ना हो लेकिन उसकी शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लेडी इन्फॉर्म्ड सिटीजन है तो वो ये समझेगी कि मुझे अपनी बच्ची को पहले अपने पैरों पर खड़ा करना है, मैं अगर प्रताड़ित हुई तो मेरी बच्ची प्रताड़ित ना हो, वो इस चीज को पहले सोचेगी। तो ग्राउंड पे ऐसे बहुत
कम लोग आपको मिलेंगे जो उस तरीके से इन्फॉर्म्ड होंगे, जिन्हें पता होगा कि आज अगर मैं कोई वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। वो कितनी दूर तक जाती है, उसका उस बीच क्या असर होता है, वो सारी चीज़ें क्या आपको वो लोग मिल पाते हैं जिन्हें पता होता है कि हम जो बात कह रहे हैं उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट रहने वाला है। आपने क्या सैंपल साइज लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों से आपने बात की। कई बार क्या होता है कि वक्त कम होता है तो हम बाहर से किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में कवर करके आ गए, हम अंदर नहीं घुसे, हमें पता नहीं कि ये इलाका फला आदमी का है, ये फला जाति के लोग यहाँ रहते हैं और उस जाति के लोगों में उन लोगों का ज्यादा प्रभाव है, इस पार्टी का ज्यादा प्रभाव है। कई बार हम केवल उस एक इलाके को कवर करके आ जाते हैं। तो आप ये समझिए कि आपने जो यूनिट उठाई, जो सैंपल साइज उठाया, जो मेथोडोलॉजी आपने इस्तेमाल करी, वो कितनी एक्यूरेट है। ग्राउंड पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डाटा उठा रहे हैं, जो सैंपल साइज उठा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपका कितना जो है एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेसी ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है कि आप जा रहे हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आप ग्राउंड पे गए, लोगों ने बात करने से मना कर दिया। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं। कई बार आप बहुत लंबा ट्रैवल करके जाते हैं, बहुत वक्त तक सोचते जाते हैं कि लोगों से आज हम इस इशू पे बात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे, बट क्या वो लोग इंटरेस्टेड हैं? दे वांट टू हियर यू, दे वांट टू टेक क्वेश्चंस, दे वांट टू आंसर, दैट डिपेंड्स ऑन ग्राउंड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को जो है दिमाग में अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि कई बार जो है ऐसा भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है आपका किसी भी मुद्दे पर कई बार अवेलेबल नहीं होता है, वो रिसर्च अवेलेबल नहीं होता है किसी इशू को लेकर। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपके पास है ही नहीं, देन हाउ यू विल कम टू नो कि इस मुद्दे पे मुझे कैसे इलेबोरेट करना है, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं है उससे रिलेटेड। आपके पास कोई अखबार नहीं, कोई पत्र नहीं अखबार की जो आपको बता सके, कोई ऐसा सॉलिड आदमी नहीं जिसके पास उसको लेकर बहुत बढ़िया ज्ञान हो, वो जो हमें बेहतर बता सके। तो ग्राउंड पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कई बार जो है आपको वो लोग नहीं मिलते ऐसे पब्लिक में जो है जो आप टारगेट करके जाते हैं वो चीज़ें आपको कई बार नहीं मिलती हैं। तो ये एक ग्राउंड रिपोर्ट का बड़ा चैलेंज होता है। कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट भी होते हैं ग्राउंड पे जो एक मिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। अब देखिए ना, अब हरियाणा के सारे एग्जिट पोल्स फेल हो गए, वो क्या था? दैट इज एन फेलियर ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग, क्योंकि हमने वो सैंपल साइज लिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हम उस टारगेट को समझ ही नहीं पाए। उससे रिलेटेड मेरी सुमित भाई से बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम ग्राउंड पे गए तो हमने कुछ लोगों से बात की, जो लोग गांव देहात में बैठे होते हैं चौपालों में। वो एक देखिए, चौपालें संपन्न लोगों के घरों में होती हैं। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पगड़ी हरियाणा का कल्चर है तो गमछा भी हरियाणा का कल्चर है। पगड़ी पे तो बहुत बात होती है लेकिन गमछे पर बात नहीं होती। संस्कृति तो दोनों ही है हमारी, तो उसमें भी हम बहुत सिलेक्टिव माइंडसेट के लोग हैं। हमें लगता है कि जो एक संपन्नता दिखती है ना, वही है बस जो कुछ है। तो हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो लोग बाहर बैठे हैं, हुक्का पीने वाले लोग हैं, या जिनके घर में पैसा बहुत है, दे नीड नॉट टू वर्क एंड दे आर लाइक सिटिंग एंड गॉसिपिंग अबाउट इलेक्शंस। तो उन लोगों से हमने बात की। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, अंदर जाकर आप लोगों के बीच में जब जाएंगे तो आपको तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। तो ये ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का डाटा उठा रहे हैं, किन लोगों से आप बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए, किसी भी कम्युनल विषय को समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, आपके पास रिलेटेड रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आप कवर करना चाहते हैं, मैं दिल्ली में बैठ के मुंबई से कोई स्टोरी कवर करना चाहती हूँ, बट कई बार रिसोर्सेज का एक अपना चैलेंज होता है सबके सामने कि आप जाएंगे तो आप रहेंगे कहाँ, मॉनिटरी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब तक आप इस्टेब्लिश्ड नहीं होते हैं तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चलती रहती हैं कि आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये भी ग्राउंड रिपोर्ट का अपना एक चैलेंज है, क्योंकि यू हैव टू ट्रैवल, आपको जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, आपको बहुत सारे आपके कन्वेंस के चार्जेस रहेंगे। तो ये आप जैसे जो लोग हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो नया काम होता है, उसमें ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक
टाइमली आप चीज़ों को गैदर कर पाते हैं कि इन्फॉर्मेशन को नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिग चैलेंज, क्योंकि क्राउड जो होता है ना वो हमेशा स्पिरिट से चलता है। ये आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्राउड हमेशा जो है वो स्पिरिट से चलेगा। उसकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसको उसकी ज़रूरत कम दिखती है। तो उन लोगों को जिनके बीच आप ग्राउंड में पर जा रहे हैं, क्या वो टेक्निकली उतने इक्विप्ड हैं? क्या वो कैमरा को, माइक को, उसकी पावर को क्या वो बेहतर समझ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो टेक्निकल किसी भी चीज़ का एस्पेक्ट होता है वो एक लैक कर जाता है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं। मोरल करेज नहीं होता लोगों के पास सेंसिटिव इश्यूज को लेके, दे स्पीक लेस। मैंने देखा है कि लोग नहीं बोल पाते। किसी के बहुत आपकी जानी पहचानी कोई घटना होती है, लेकिन हर किसी को अपना कोई दर्द याद आ जाता है, अपनी कोई तकलीफ याद आ जाती है। दे वॉन्ट टू एलेबोरेट बट दे डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। सो ये जो एक चीज़ है ये भी मैंने ग्राउंड पर फील की है। और बहुत सारे इसके साथ साथ जो ग्राउंड रिपोर्ट पर आपके फेलियर्स होते हैं उसके भी कई सारे फैक्टर्स यही होते हैं कि आप जो अपने दिमाग में एक तस्वीर गढ़ के जाते हैं वो आपने जो अपनाई कि नहीं अपनाई, या आप उसको अपनाने में कितने सक्सेसफुल रहे। जो साइकोलॉजी है, जो इलेक्शन को के जो रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने का एक जरिया है, उसको आप कितना समझते हैं, साइकोलॉजी को आप कितना उस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं जब आप ग्राउंड पे जाते हैं एंड पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करते हैं। तो वो समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम वहाँ पे लैग कर जाते हैं तो हमारे एग्जिट पॉल भरे के भरे रह जाते हैं। तो ये हुआ भी हरियाणा के इलेक्शंस में कि हम उस साइकोलॉजी को बेहतर नहीं समझ पाए। जो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स हैं वो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग बिना पैसे के काम कर रहे हैं, कुछ पैसा लेकर काम कर रहे हैं, और वो दोनों जो लोग हैं ना वो अपने अपने उनके अपना नजरिया है कि भाई वो चीज़ों को जो पैसा लेकर काम करेगा वो अलग दिखाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा दिखा नहीं पाएगा। तो आप जाना चाहते हैं कोई स्टोरी कवर करने के लिए बट यू डोंट हैव मनी फॉर दैट। बट मॉनिटरी एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके पीछे। तो ग्राउंड रिपोर्ट के ये कुछ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप पब्लिक को खुश करने के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं या फिर आप सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट और यू आप अपना लोगों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि खुश करने में तो बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। मुझे लगता है कि किसी को नाराज करना आज के समय में ना वो ज़्यादा अच्छी बात है, फायदे की बात है, और उसमें आप कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज़ें निकाल पाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आती हैं, आप अच्छी डिबेट कर पाते हैं, तब लोग नाराज होते हैं जब आपके पास भी फैक्ट्स होते हैं, बोलने के लिए तथ्य होते हैं। और खुश करना तो मैं आपकी 4 तारीफ करूँ, आप मेरी 4 तारीफ करें, और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन नाराज़ करना अपना एक आर्ट है और वो आनी चाहिए आप सभी को। और जो है जो इक्विलिब्रियम एक बना हुआ है उसको आपकी जो जर्नलिज्म है वो अफेक्ट करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक ताना बाना हमारे आसपास है, आप कितना विचलित होते हैं। कोई भी आदमी पत्रकार शौक से नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है जर्नलिज्म कोई हॉबी नहीं है। दिस इज समथिंग जो आपको भीतर से डिस्टर्ब करता है, जो आपको विचलित करता है, तो आप पत्रकार हैं। बहुत सारी किताबें इस माइंडसेट में लिखी गई कि लेखक रात को सो नहीं पाया कि क्या हुआ, और फिर उस चीज ने कितना चेंज सोसाइटी में लेकर आई वो किताब, वो बात जो कही गई उस विचलित माइंडसेट में। तो जब आप भीतर से डिस्टर्ब होते हैं तब पत्रकारिता निकलती है। किसी भूखे बच्चे को देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं, किसी बच्चे के पैर में जूते नहीं हैं, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, किसी के पास, किसी को, लोगों के पास वक्त है कि वो पॉडकास्ट कर रहे हैं जिनको गीता के 2 श्लोक आते हैं उनके साथ, लेकिन कितने लोगों को ये लाभ मिल पा रहा है, मुआवजे मिल पा रहे हैं जिनके घर जला दिए गए, उनके पास उन लोगों के लिए वक्त नहीं है। तो जो चीज़ें आपको विचलित करती हैं, मुझे लगता है वो आपको पत्रकार बनाती हैं, वो आपको बेहतर करती हैं। क्योंकि जब समाज का ताना बाना, किसी भी सोसाइटी का कोई भी फैब्रिक, कोई भी इक्विलिब्रियम जिसे आप देखकर ये कहें कि ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कदम उठाने चाहिए कि यस वो नहीं होना चाहिए। और ये जो नहीं होना चाहिए कि भीतर से स्पिरिट है, वो आपको, मुझे लगता है, पत्रकार बनाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पत्रकारिता शौक है, शौक नहीं हो सकता।
पत्रकारिता। और पत्रकारिता आपके जहन में आपको जब विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो एक अलग तरीके से सवालों का एक अंबार आपके दिमाग में आता है और वो आपको पत्रकार बनाता है। एक जो सिस्टमेटिक लेखन होता है वो नहीं हो सकता जर्नलिज्म। सिस्टमेटिकली आप चीज़ों को लिख रहे हैं, दैट कांट बी जर्नलिज्म, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है जब आप रेजिस्टेंस करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, आवाज़ उठाते हैं, सप्रेस्ड लोगों के खिलाफ के लिए बोलते हैं, और जब आप एक ऐसी जर्नलिज्म करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस आता है, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सत्ता को खुश रखना, सत्ता के लिए गुणगान करना, ये तो बहुत आसान बात है और फायदे भी बहुत हैं। गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर साहब की पंक्तियां हैं कि गलत बातों को मैं खामोशी से सुन भी लूँ, हामी भी भर लूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, और वो ही कहीं ना कहीं आपको पत्रकार बनाती हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ें, मेरे कुछ सजेशंस हैं एट लास्ट की, जब भी आप कोई कंफ्लिक्ट कवर करते हैं, कोई भी स्टोरी कवर करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आप ज़रूर जहन में रखें, ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आप ऑनर किलिंग पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए ऑनर किलिंग पर अभी चंद्रसुता डोगरा की किताब आई थी, मनोज बबली हेट स्टोरी, उसमें उनको बहुत हेट मिली, बहुत तकलीफ सही उन्होंने, उनको बहुत लोगों ने ट्रोल किया, गालियां दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस किताब को पढ़ के आप ये समझ पाएंगे कि ऑनर किलिंग क्या है एक्चुअली, किस तरीके से एक जाति विशेष अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए किस तरीके से ऐसे एक्ट करती है, जो कानूनन रूप से भी सही नहीं है, सोशली भी सही नहीं है। चंद्रसुता डोगरा के भीतर वो हिम्मत थी, उन्होंने लिख दिया। आज हम अगर कोई ऑनर किलिंग का विषय उठाते हैं तो हम उस किताब को जरूर जहन में रखेंगे, हम पढ़ना चाहेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था, किस तरीके से लिखा था। तो आप सिस्टमेटिक लेखन नहीं है, अगेन मैं ये कहूँगी, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। और बहुत सारी चीज़ें जब आप रिपोर्ट देखते हैं, इनफैक्ट अयोध्या की जो रिपोर्टिंग रही, आपने देखा होगा कि अयोध्या रिपोर्टिंग में भी राम जन्मभूमि विवाद आया, कहीं भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद नहीं आया। ये समझिए आप किस तरीके से आपको हेडलाइंस अफेक्ट करती हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद था, लेकिन राम मंदिर विवाद क्यों बना दिया गया? ये बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से मीडिया चीजों को मैनिपुलेट करता है। क्या वो सोचता है वो आपसे भी चाहता है कि आप भी सोचें उस पर। उसके लिए बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पढ़िए, बड़े से बड़े चैनल्स को उठाकर देखिए, वो वही बात करते हैं जो वो बात बुलवाना चाहते हैं। जो उनके जहन में एक आइडियोलॉजी चलती है, माइंडसेट चलता है, वो आपसे भी यही चाहते हैं कि आप वैसे ही सोचें। उस सोच पर जो अख्तियार होता है, मुझे लगता है उस सोच पे अख्तियार किसी टीवी, किसी मीडिया, किसी चैनल, किसी का नहीं, आपका खुद का होना चाहिए। और वो खुद का तभी होगा जब आप उस विषय को गहनता से, गहराई से, तथ्यों के साथ समझते हैं, तो आप बेहतर, मुझे लगता है कि उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। एंड यू नीड नॉट टू लिसन एनीबडी रिगार्डिंग दैट। वो आपका अपना एक माइंडसेट उसको लेकर बनेगा, और वो बहुत ज़रूरी है बनना। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका हम फॉलो अप नहीं करते। ग्राउंड रिपोर्टिंग में फॉलो अप को बहुत जहन में रखें। जब आप जाते हैं ग्राउंड पर, तो आप समझिए कि आप जो स्टोरी कवर करके आए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। फॉलो अप्स आपको प्राउड करने का मौका भी देते हैं कई बार, और फॉलो अप्स आपको दोबारा उस विषय पर सोचने का मौका भी देते हैं कि अगर मैंने ये बात आज इस तरीके से कही और इसने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, तो मैं अब इसको दोबारा कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस ग्राउंड रिपोर्ट से अगर किसी के घर में खुशी आ गई, अगर किसी का मुद्दा सॉल्व हो गया, तो आप प्राउड भी करेंगे अपने ऊपर कि आपने अगर वो किया तो देखिए उसका एक असर हुआ। और मुझे ऐसा लगता है अब दूर दराज से आए हैं, अलग अलग जगहों से इसीलिए आए हैं क्योंकि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप सीखने सिखाने के इस क्रम में हिस्सा बने हैं। ये मैं फिर से आप सबको बधाई देती हूँ, और जावेद साहब की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने सेशन को एंड करती हूँ। मेरी बहुत पसंदीदा ये पंक्तियाँ हैं। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम।
जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, अब आ खुली फिजाओं में अब कायनात लिख। जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर से बहार, तू डाल डाल से सदा तू पात पात लिख। थैंक यू सो मच।